हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। टेक्स्ट बुक का सफलता बंधन सेल चल रहा है और इसमें अगर आप अभी टेक्स्ट बुक पास लेते हो, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 400 में मिल सकता है, 499 की बजाय। आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना है, इसके लिए आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप एक टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो आप 580 प्लस एग्जाम को अनलॉक कर सकते हैं, उनके मॉक टेस्ट को। साथ ही साथ यहाँ पर 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में आपको कंपटीशन करने का मौका मिल जाएगा। तो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए और 20% डिस्काउंट पाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करेंगे 11 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, क्विकली रिवीजन का। तो अभी हाल ही में 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया महाराष्ट्र ने। 44वां शतरंज ओलंपियाड दोस्तों अब समाप्त हो चुका है। भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वहीं महिलाओं की टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है सुनील छेत्री को पुरुषों के लिए और मनीषा कल्याण को महिलाओं की कैटेगरी में। तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक बन गए हैं राम आधार सिंह। योगी आदित्यनाथ जी ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है काकोरी कांड को याद करते हुए। अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है US ओपन के बाद से ये संन्यास ले लेंगी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं और महिलाओं में एम्मा लैब चुनी गई हैं जो कि इंग्लैंड की हैं। हाल ही में जेम्स मारेप पपुआ न्यू गिनी के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो दोस्तों 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार दोस्तों ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, लगातार 5वीं बार और ओवरऑल 8वीं बार ये सीएम बने हैं। नीतीश कुमार यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे इनको, ये रहे, ये एक्चुअली में ना अब जाकर ये जनता दल यूनाइटेड की जो पार्टी है ये आरजेडी पार्टी जिसके हैं तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनकी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। अभी तक जेडीयू जो था वो एनडीए के पास में था, मतलब एनडीए के साथ अलायंस किया था, लेकिन अब एनडीए से अलायंस तोड़ करके महागठबंधन के अलायंस में आ गए हैं और सीएम पद का एक बार फिर से शपथ ले लिए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एनडीए पार्टी में जब थे तब वहां से इस्तीफा दिया और उसके बाद इनकी पार्टी से मिल करके सीएम पद का शपथ ले लिया है। अब जब अगली बैठक होगी तो इनको अपना बहुमत वहां पर विधानसभा में साबित करना होगा और उसके बाद से ये कंटिन्यू कर पाएंगे 8वें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ओके, तो फिलहाल आपको याद रखना है पार्टियों के नाम। जैसे जेडीयू जो पार्टी है वो नीतीश कुमार की पार्टी है, एनडीए से जो कि अलग हो गई है, ठीक है। एनडीए बीजेपी के सहयोगी दलों का एक पार्टी है और तेजस्वी यादव जो हैं ये आरजेडी पार्टी से हैं। ये दोनों पार्टियां ही ये बिहार में बड़ी पार्टियां हैं। ओके, जैसे यूपी में सपा बसपा बीजेपी ये सभी हैं, ऐसे ही बिहार में जेडीयू आरजेडी वगैरह हैं। ओके, आगे अब बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में है बिहार। बिहार की राजधानी होती है पटना। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। झारखंड इसी से अलग हुआ था, ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था बिहार से ही। बिहार अपना देखिए, नेपाल अगर पूछा जाए नेपाल किस राज्य से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है तो आप बताएंगे बिहार ही है, ठीक है। देखने में तो उत्तर प्रदेश लगता है लेकिन एक्चुअली में बिहार से सबसे लंबा सीमा बॉर्डर जो है ये नेपाल शेयर करता है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ के सीएम होंगे। आगे, हाल ही में किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रवाज योजना शुरू करी गई? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रवाज योजना की शुरुआत करी गई है। सरकार ने प्रवाज स्कीम ला करके दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से जो किसान होते हैं उनका जो फल या सब्जियों का जो उत्पादन होता है, जो जल्द ही खराब हो जाने वाले फल या सब्जियां होती हैं, उनको एयर कार्गो के माध्यम से मार्केट में पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। समझो आप इस चीज को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टमाटर हो गया, टमाटर हुआ, इसको अगर मान लीजिए खेत से इसकी तुड़वाई कराई जाती है और अगर ये सही टाइम पर मार्केट में नहीं पहुंचता है तो ये खराब हो जाने का डर है इसका, ठीक है ना।
तो और अगर तब क्या हो, जब आसपास आपकी मार्केट ही इतनी बड़ी रहे कि उतना का पूरा खपत हो जाए, तब क्या होगा, तब आपको दूसरे राज्यों में भेजना होगा, और अगर आप दूसरे राज्यों में भेजते हो तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो इसलिए एयर कार्गो के माध्यम से ऐसे जम्मू कश्मीर में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों का शिपमेंट जो है ये मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। और जो किसान इसके लिए पहुंचवाने में मतलब इस प्रकार की सुविधा करेंगे तो उनको तो अपना शुल्क लगाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार ने कहा है चलिए ठीक है, आपका जो भी खर्चा आएगा उसमें 25% हम सब्सिडी दे दिया करेंगे। ठीक है ना, सब्सिडी मतलब यही होता है कि आप पैसा लगाओ, 25% आपका रिफंड करा दिया जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल ये योजना फलों और सब्जियों को उगाने वाले किसानों को की आय को दोगुना करने के लिए है। परवाज स्कीम याद रखना है जम्मू कश्मीर का। ओके, कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कि मैं आपका रोज रिवीजन कराया करता हूं। तेलंगाना ने नेतन्ना बीमा योजना शुरू करी है। बुनकरों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा, बीमा कवरेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू करी है। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू करी है। केरल ने अंडा और दूध योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। वहीं तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना शुरू हुई और मुख्यमंत्री मितान योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना यहीं की है। असम की स्वनिर्भर नारी योजना है। असम में ही फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया था। असम रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई और रतन टाटा जी को असम वैभव रत्न दिया गया। ओके, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना शुरू करी है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए मैंने आपसे बताया था कि अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ तो टेबलेट पेन भूल गया हूँ। टेबलेट तो लिए आया लेकिन टेबलेट पेन भूल गया, इस वजह से यहाँ पर आपको मैं टिक नहीं करा पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। कल से वीडियो जो होंगी टाइम पर भी आएंगी और आपको प्रॉपर तरीके से वैसे आएंगी जैसे कल मिल रही थी, इससे पहले मिल रही थी मतलब। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनवेल बुक रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। देखिए इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है 11 वर्ष की छोटी सी लड़की सानिध्या शर्मा ने। इस 11 वर्ष की छोटी सी लड़की ने इस बुक को लिखा हुआ है और इसको यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी विमोचन किया है इस पुस्तक का। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है ब्लू रोज पब्लिशर्स ने। कुछ और पुस्तकें आए हैं, उनके लेखकों के नाम हैं, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे फैसल फारूकी ने लिखा दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड। संजय बारू की पुस्तक आई थी द जर्नी ऑफ ए नेशन। अनुराग ठाकुर जी ने विमोचन किया राष्ट्रपति जी को लेकर के 3 पुस्तकें। ठीक है, हालांकि ये पूछे जाने के चांसेस कम है इसके। धृति शाह जी ने द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर लिखा। जे सिंह ने द मैकमोहन लाइन लिखे और मीनाक्षी लेखी ने स्वाधीनता संग्राम सुरवीरों नाम की पुस्तक का विमोचन किया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उदय उमेश ललित जी बनेंगे। उदय उमेश ललित ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और अब ये चीफ जस्टिस बनेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस बनेंगे 49वें। 48वें कौन थे? एनवी रमना जी थे। तो एनवी रमना ने ही इनका नाम रिकमेंड किया था। एक्चुअली में हुआ क्या, 1993 के बाद 1993 के बाद एक ऐसा नियम लाया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसमें जब वो रिटायर होने वाला होगा तो वो अगला न्यायाधीश को रिकमेंड करेगा। साथ ही साथ जो उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे नियुक्त किया जाने होगा। ठीक है ना, जो सबसे वरिष्ठतम होगा। तो सबसे वरिष्ठतम अब उदय उमेश ललित जी हैं तो इनको नियुक्त किया जाएगा। और कब तक नियुक्त किया जा सकता है? अपनी उम्र के 66 वर्ष तक। उसके बाद अगले चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो अब उदय उमेश ललित जी 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 27 अगस्त को ये शपथ ग्रहण करेंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। ओके, 2014 में ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए थे और सीकरी के बाद, जस्टिस सीकरी के बाद दोस्तों सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे ये मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश का, ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 के तहत। 124 के तहत भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। इनका नाम भी पूछा जा सकता है तो आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं, यहाँ पर आपके सामने नाम है और आप इन सबको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसने लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में लोकसभा में दोस्तों बिजली मंत्री आर के सिंह जी ने बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। ये बिजली संशोधन विधेयक 2022 है क्या, इसको समझिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जिसके लिए हंगामा खड़ा हुआ है, ये है क्या? इसके तहत सरकार ये चाह रही है कि अगर मान लीजिए, चूंकि बिजली कंपनियां बहुत ज्यादा घाटे में चल रही हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि बिजली कंपनियों को अब एक प्रकार से लोगों को ये ऑप्शन दे दिया जाए कि वो अपने आप से अपने मन मर्जी के मुताबिक चुन सके, मतलब वो प्रतिबद्ध ना रहें। कि जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो तो यूपीपीसीएल की कंपनी के थ्रू आपका जो है बिजली जो है वो लगता है और उसका बिल आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो यूजर्स रहते हैं, कई बार हो जाता है कि परेशान हो जाते हैं किन्हीं मामलों के लेकर के और सर्विस से संतुष्ट नहीं रहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाता है तो फिर बिल वगैरह भी नहीं जमा होता है। तो ऐसे में जब इसको ये क्या कर रहे हैं कि इनको ऐसा कर दिया जाए एक प्रकार से, समझो ये निजीकरण ही है, मतलब प्राइवेटाइजेशन ही है। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से लोगों को ये ऑप्शन दे दिया जाए कि आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन में होता ना कि आपका जो मन रहे वो सिम खरीदो, उसका टेलीकॉम सर्विस यूज करो, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा कि आपका जहां से मन करे जो मन करे उसकी सर्विस आप लो। आप प्रतिबद्ध नहीं रहोगे कि किसी एक सिस्टम से ही आपको बिजली मिलनी है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है सक्सेसफुली दोनों सदनों में। तो उसके बाद से फिर समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया और इसे भी आप टेलीफोन की तरह और इंटरनेट सेवाओं की तरह आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कहीं से भी कोई सा भी सर्विस किसी भी कंपनी का चूज कर सकते हो। ओके, अब ये योजनाएं अगेन रिपीट हुई हैं। अगला, झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुआ है। झारखंड जनजातीय महोत्सव बहुत ही फेमस महोत्सव होता है क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। तो ये 2 दिनों का ट्राइबल फेस्टिवल था, रांची के मोराबादी ग्राउंड में शुरू हुआ है। ये 10 अगस्त तक चलेगा, 9 और 10 अगस्त को आयोजन हुआ इसका। तो जो शिबू सोरेन है झारखंड के, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी थे वहां पे। तो जनजातीय महोत्सव हुआ। अगर पूछा जाए झारखंड में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं तो आप बताएंगे 32, जिसे मुंडा, संथाल, उरांव, खरिया, गोंड, कोल, कंवर, बैगा, हो, गोंड, लोहरा, महाली, बहुत सारी हैं। ओके, चलिए तो झारखंड आया है, झारखंड के बारे में जानेंगे। झारखंड आप अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पर है। अभी मैंने आपको बताया बिहार से अलग हुआ है, तो ये बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 28वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था तब। ठीक है, रांची इसकी कैपिटल है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का नाम आप याद रखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। रमेश बैस जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। जिलों की संख्या है 24 और विधानसभा में सीटें हैं 81। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें जाती हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, किस सेना ने हिम ड्रोन एथान नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने दोस्तों हिम ड्रोन एथान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ये हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम जो है ये DFI के साथ मिल करके, यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। इससे क्या होगा इसको समझिएगा। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम के तहत दोस्तों जो फ्रंट लाइन सैनिक हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर सामने सामने खड़े रहते हैं, उनके लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए ये ड्रोन का एक प्रकार से ड्रोनेथॉन है। मतलब मैंने आपको एक दिन याद हो आपको मैराथन, हैकथॉन ये सब चीज़ें बताया हुआ था। तो इसमें यही होता है बेसिकली कि एक कंपटीशन आयोजित कराया जा रहा है, खुला कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, कि अगर कोई ऐसी कंपनियां हैं जो अपना एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती हैं कि हमारा ड्रोन ऐसा है जो सेना को फ्रंट लाइन पर इतनी इस हिसाब से मदद कर सकता है, तो वो आएगा इस कंपटीशन में भाग लेने। तो जो ये है ना हिम ड्रोनेथॉन, मतलब इसका कि हिमालय की चोटियों में वहां पर ऐसा कोई, आप बताइए कोई ड्रोन जो आकर के सेना की मदद कर सके। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के बीच में एक होगा कंपटीशन और उनमें से कोई एक चुना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हैकथॉन होता है। तो हैकथॉन जो होता है उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे टेक जायंट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एथिकल हैकर हैं जो आकर अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनका साइबर क्राइम में यूज किया जा सकता है, साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए। ओके, चलिए तो इसी हिसाब से यहाँ पर होगा, हिमालय में सेना के संचालन में उपयोग करने के लिए ड्रोन विकसित किए जाएंगे इसके तहत। अगला, हाल ही में कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है? तो ये बन गया है फेडरल बैंक। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अभी फेडरल बैंक जो है ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे को लिस्टेड करने वाला पहला बैंक बन गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। इसने दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार से रजिस्टर कर लिया है। इसके तहत क्या होगा? अब इसके तहत होगा ये कि जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं वो पेमेंट कर पाएंगे इसके पेमेंट गेटवे के जरिए। पेमेंट गेटवे क्या होता है ये भी आपको समझाया गया था। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको हमसे कोई चीज खरीदनी है, चाहे ई बुक हो चाहे वीडियो कोर्स हो, तो आप हमको पेमेंट कैसे करोगे? गूगल पे या फोन पे या किसी के थ्रू करोगे। लेकिन वो पेमेंट तो आप करोगे, तो हमारे पास भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो पेमेंट को एक्सेप्ट करे। तो पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमने एक दरवाजा बनाया हुआ है, भाई आपका पैसा जिससे उस दरवाजे के अंदर से आ जाए, गेटवे। हमने गेटवे खोला हुआ है। तो गेटवे के लिए हमने क्या किया? हमने पेटीएम का गेटवे लगवाया। तो जब पेटीएम का गेटवे हमारे पास लगा है तभी तो पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। तो ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे फेडरल बैंक का है। समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से जब भी ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। पेमेंट गेटवे वही होता है जो पेमेंट या ट्रांजेक्शन कंप्लीट कराता है। ओके, फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो 1931 में स्थापना हुई। कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है और MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन जी। अगला है, हाल ही में कहाँ के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। देखिए आपको कई बार बताया भी गया है, दलाई लामा जो है ये कोई नाम नहीं है। दलाई लामा समझ लो एक पोस्ट है जो वहां पर आध्यात्मिक गुरुओं का जो सबसे ऊंचा वाला सबसे बड़ा वाला जो गुरु होता है उसे दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। तो जो वहां के करंट टाइम पर अभी दलाई लामा है, तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे दलाई लामा ऑनर्ड विद लद्दाख हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है डीपाल आर नगाम दस्तोन। ये तिब्बतियन लैंग्वेज में है। तिब्बत आप जानते हो 1959 में ही चाइना ने कब्जा कर लिया था और तब से ये लोग वहां पर हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लद्दाख में भी तिब्बतियन लैंग्वेज के लोग रहते हैं और तिब्बत तो है ही। तो वहां पर फिलहाल लद्दाख में ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। किसके द्वारा? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा। ओके, अगला, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल या कहें कॉमनवेल्थ तलवारबाजी या कहें कि फेंसिंग, तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप अभी हुआ और उसमें भवानी देवी जी ने जीता है गोल्ड मेडल। भवानी देवी वही हैं जिनका नाम आपको याद करवाया गया था ओलंपिक के दौरान। याद हो आपको, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली और साथ ही साथ कोई एक मैच जीतने वाली ये इंडिया की पहली ऐसी बनी थी फेंसर, यानी तलवारबाज बनी थी। तो इन्होंने फिलहाल कॉमनवेल्थ में आकर के इतिहास रच दिया है। देखिए वो वाला कॉमनवेल्थ तो खत्म हो गया है, लेकिन जैसे शूटिंग हुआ, तलवारबाजी हुआ, इन सब के लिए लंदन ने कहा था कि हम अलग से कराएंगे। एक्चुअली में देखिए हुआ क्या विवाद, 2010 में भारत को 38 गोल्ड मिले थे और उसके बाद से फिर क्या किया गया, उसके बाद संख्या घटने लगी मेडल की भारत की। क्यों घटने लगी? कारण ये था कि भारत जिसमें मजबूत है जैसे शूटिंग में और आर्चरी में, तो इन सब को हटा दिया गया। अब जब इन सबको हटा दिया गया तो भारत के मेडल बहुत ज्यादा गिर गए, मेडल की संख्या, क्योंकि भारत इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आपको कई बार बताया है मैंने, इंडिया और कोरिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है शूटिंग में। तो जब शूटिंग गेम ही नहीं रहा तो भारत की गोल्ड की संख्या गिरने लगी। अभी वही इस बार होता ना, अगर शूटिंग, जबरदस्त गोल्ड आता भारत का, इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन इस बार नहीं है। तो फिर इसको लेकर के फिर इंडिया ने कहा कि हम बाइकआउट कर देंगे कॉमनवेल्थ, मतलब हमारा जिसमें गोल्ड ज्यादा आना है उसको तो आप खिला ही नहीं रहे हो। तो फिर लंदन वाले ने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा ना करो, आप बाइकआउट ना करो, हम क्या करेंगे कि कॉमनवेल्थ अभी आयोजित कराते हैं, इसके बाद आपके लिए हम शूटिंग वाला और बाकी चीजें जो भी है आपकी, उसके लिए अलग से हम करा देंगे मैच। तो अब वही होने वाला है, ठीक है। कॉमनवेल्थ ये तो फिलहाल कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप है, ये भी लंदन में ही आयोजित हुआ। तो इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फेंसर को, जो कि हैं वेरोनिका वेसेल्वा, इनको 15-10 से हरा दिया है फाइनल में और जीत लिया है गोल्ड मेडल। समझ में आया आपको? चलिए, तो फिलहाल कॉमनवेल्थ की अगर बात करें तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो दी ही हुई है, आप उसको देख भी सकते हैं। टॉप 30 करंट अफेयर के उसमें क्वेश्चन हैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, तो आप उसको देख पाएंगे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ का अगर इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी, उसमें कॉमनवेल्थ का इतिहास आप देख पाएंगे। दोनों वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाए। फिलहाल 22 गोल्ड इंडिया ने जीते हैं, टोटल ओवरऑल 61 मेडल इंडिया के आए हुए हैं।
तो ये तो था दोस्तों आज के दिन का करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, इसके तहत 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड में आपको एंटर करना है आज़ादी। याद रहे ये आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बताना है ये लास्ट डे के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपको बताना है आज का क्वेश्चन। लास्ट डे का मेरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है राज्यों में, तो आप बताएंगे आर्टिकल 356 इमरजेंसी जिसे कहते हैं। तो 3 इमरजेंसियां होती हैं जिसमें से एक ये भी है 352, 356, 360। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था ऐसे टॉप 10 में हैं रविकांत कुमार, प्रवीण त्रिपाठी, राजन तिवारी, नेहा गुप्ता, नीलम भारद्वाज, राहुल चौहान, स्वर्णेश्वर कुमार, रविशंकर, आर एस वालिया और विनय प्रजापति। आप भी अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हो सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर करके। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, शतरंज ओलंपियाड में मसाल रिले की शुरुआत कब से हुई। अगला क्वेश्चन है स्वनिर्भर नारी योजना का संबंध किस राज्य से है। अगर आप केयरफुली और बहुत ही डेडिकेशन के साथ वीडियोस देखते हो तो आप जरूर आंसर कर ले जाओगे और आई होप आप जल्दी से और डिटेल के साथ आंसर करोगे। आज भी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है दोस्तों, कल से वीडियो टाइम पर आएगी और जल्दी आएगी और ज्यादा डिटेल के साथ होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।